बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सजाद मीर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जवाद बाक़िर। नाज़रीन, पंजाब और सिंध एक दफ़ा से फिर आमने सामने आ गए हैं पानी के मसले के हवाले से, जहां पर काफ़ी बहस व तकरार भी हो रही है, बयानात भी दिए जा रहे हैं। जबकि इरसा ने भी कहा है कि अब इंस्पेक्टर्स तैनात किए जाएंगे बैराजों पर, और उन्होंने वो रेशियो भी बता दी है कि कौन कौन से बैराज पर और कितने कितने इंस्पेक्टर जो तैनात किए जाएंगे। जबकि सिंध की अगर पंजाब की बात की जाए तो यहाँ पर 6 और सिंध के 3 बैराजेस पर इंस्पेक्टर तैनात किए जाएंगे। ये उन्होंने हिदायत की है। अब देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में होता क्या है, और ये मामला तूल ही पकड़ता चला जा रहा है। कोई भी मामला हो, कभी वफाक और सिंध आमने सामने आ जाते हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर का हो, वो जजीरों पर हो, कोई प्रोजेक्ट हो, या कि गवर्नेंस के हवाले से हो, सेहत के हवाले से हो, आमने सामने आते हुए नजर आ रहे हैं काफी अरसा से। अब पानी का मसला आन खड़ा है, इसी पर गुफ्तगू का जो है आगाज करेंगे। हमारे साथ तो मौजूद हैं स्टूडियो में पाकिस्तान के नामवर दानिश्वर कालम नगार तजियाकार सज्जाद मीर साहिब। सज्जाद मीर साहब, सिंध और पंजाब फिर से आमने सामने है, आखिरकार ये पानी की तकसीम का मामला क्यों नहीं हल हो पा रहा है? असल में बेसिकली आमने सामने तो सिंध और वफाक है, और ज़रा आसान तर्जमा करें तो पीपल्स पार्टी और पीटीआई है। बिल्कुल। लेकिन सिंध के लीडरशिप का एक रवैया है कुछ मामलात पर कि वो सिंध के हकूक़ की बात जो है एक नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। गैस हमारे यहाँ पैदा होती है, हमें बिजली नहीं दी जा रही, लाहौर रोशन है, लाड़काना में अंधेरा क्यों है, वगैरह वगैरह, इस तरह की वो तुम्हें करते हैं। और ये बिलावल से लेकर सभी लोग करते हैं। सही। बिलावल से तवक्को थी कि वो इसको अवॉइड करें, क्योंकि पंजाब में उससे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, और तवक्को थी कि वो इसे सिर्फ सिंधी पार्टी नहीं बल्कि पंजाब की पार्टी भी बनाएंगे। सही। और उसका जो असरात होंगे वो यकीनी तौर पर बड़े मुस्बत होंगे। अब पानी का मसला ये है कि दोनों एक तय हुआ था कि कालाबाग डैम फिर बनाया जाएगा, जबकि पानी के मसले पर कोई असूली बहस कर दी जाएगी कि सूबों का शेयर क्या है। लंबा एक पेंडिंग मसला था, ज़ियाउल हक के ज़माने में ये पैदा हुआ। उनके गवर्नर जो थे फ्रंटियर के खैबर पख्तूनख्वा के फजल हक साहब, उन्होंने पैदा किया था बकौल उनके। बाद में उन्होंने कहा मैंने तो कुछ ज़ियाउल हक से 2-4 बातें मनवानी थी, उसके लिए मैंने पैदा किया था। लेकिन सिंध ने इसको बहुत ठोक के लिया, और कालाबाग के डैम पर उनके एतराज़ात वही हैं जो बादशाह पर भी हो सकते हैं, स्वाय एक एतराज़ के कि कालाबाग डैम की टूटी पंजाब में है। वो कहते हैं पंजाब हमारा पानी पी जाता है, खा जाता है, कुछ करता है। हालांकि मसला ये है कि इस बात पे उस वक्त उन्होंने कहा था कि 1991 में नवाज शरीफ की कोशिशों से एक अकॉर्ड हुआ, जिस अकॉर्ड के साथ सूबों में पानी की तकसीम का मामला जो है वो तय कर दिया गया। सही है। अब पीपल्स पार्टी कहती है इसको हमारी हुकूमत नहीं थी, गालिबन जाम साहब की हुकूमत थी, सिंध में इन्होंने मनवा दिया, लेकिन कहती है हम उस पर एग्री करते हैं। अब उसकी इंटरप्रिटेशन पे एतराज होता है। अच्छा, उसमें तय था कि हर सूबे के पानी का हिस्सा मखसूस कर दिया गया है, शॉर्टेज होगी तो उस हिसाब से पहले तो नारा लगाया कि जी सिंध के पानी का हिस्सा इतना है, दिया इतना जा रहा है। वो कहते पंजाब का भी इतना है, दिया उसको भी कम जा रहा है, तो आपको क्या इसमें? फिर पंजाब ने तो ये इल्ज़ाम लगाया कि जी आप हमारे सारे बैरेज चेक कर लें, हम पानी देते हैं, लेकिन आप जो हैं वो अपने सूबे में हमारा जो लैंड लॉसेस कह लीजिएगा, पानी जो उड़ जाता है धूप में या कहीं रास्ते में ज़ाया हो जाता है, सीपेज हो जाता है, वो सब मिला के 9% है। सही। सिंध में 35% है। वो कहते हैं ये तो वडेरे पानी पी जाते हैं और खा जाते हैं, अपने खेतों को दे देते हैं, नीचे के इलाके के लोगों को पानी मिलता नहीं है। इस पे झगड़ा शुरू हो गया। फिर ये था कि आप अपने हिस्से के पानी को जब चाहे ले सकते हैं और जैसे चाहे खर्च कर सकते हैं। वो कहते हैं कि पंजाब ने ये पानी जो फलां कैनाल में क्यों छोड़ा, उस इलाके क्यों गाजी खां के इलाके की कुछ जगह है, वो शायद बुजदार साहब की वजह से वो आज पानी उसमें छोड़ा गया। ये वो कहते हैं ये आपको इससे क्या लेना देना कि हम कहाँ छोड़ते हैं। आप कहते हैं आप अपने इलाके बंजर कर लें, और क्यों, ताकि हमारे इलाके बंजर ना हो। भाई हमारे हिस्से का पानी है, हम उसमें से ले रहे हैं। सही। अब उसके बाद वो ऐसी बहस छिड़ गई है कि जिसका ना सर है ना पैर, और बहस चलती जा रही है, कोई इसका नहीं है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पानी की चोरी तो हर सूबे में होती है, और टेल एंडर्स को पानी नहीं मिलता। पंजाब का बहुत सा इलाका जिसको अगर कालाबाग बन जाता तो दरिया सतलुज से नीचे से निकाल के नहर जो थी बहावल नगर उस इलाके के लोगों जगह को सैराब करती, वो नहीं कर पा रही।
اور بہت سے علاقے بنجر رہ گئے ہیں، لیکن یہ کہ پنجاب نے اس کو سندھ اور پنجاب کا مسئلہ نہیں بنایا. یہی کہا کالا باغ ڈیم. صحیح. اب کالا باغ ڈیم تو بن نہیں رہا، پانی ذخیرہ نہیں ہو رہا، گلیشیئر ہمارے پگھل رہے ہیں. پچھلے سال پانی وافر آیا تھا، اس سال اتنا پانی آیا نہیں ہے. اچھا سندھ جو ہے اس پہ بہت بڑا چیخ رہا اور کہہ رہا کہ ہمیں تو کراچی کے لیے بھی پانی چاہیے ہوتا ہے، وہ تو پینے کا پانی ہے. کچھ بھی ہو یہ مسئلہ اس کو پنجاب ورسز سندھ بنایا گیا، پھر جسے ایک سینر ایٹیچیوڈ پریویل کیا اور انہوں نے اسے سندھ ورسز وفاق بنا دیا، جس کو میں نے یہ کہا کہ پیپلز پارٹی ورسز پی ٹی آئی کا مسئلہ بنا دیا. لیکن ظاہر ہے کہ آج پنجاب کے وزیر آبپاشی محسن لغاری بیٹھے تھے، ادھر وہ سہیل انور سیال جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے. انہیں کہ ہماری برادری کے لوگ تھے آپ کے ہیں، انہیں کہ ہماری برادری کے لوگ تو آپ کے ہاں ہیں، ہم سب ایک ہیں. لیکن مسئلے کو حق و انصاف کے مطابق طے ہونا چاہیے. بالکل جس طرح اس کا مسئلے کا حل ہونا چاہیے اس حساب سے اس کو طے ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی ہے کہ اس مسئلے نے خاصا پروکیل سچویشن اختیار کر لی ہے. میں ان لوگوں میں سے ہوں جو بڑے کھل کر کہتے ہیں کہ اگرچہ اس کہنے والوں کی نیت ٹھیک ہوگی، لیکن سندھ میں جن لوگوں نے کالا باغ ڈیم کے خلاف کام کیا، مراد علی شاہ بڑے فخر سے کہتے ہیں میں نے کیا، اور میں نے ان کو کرتے دیکھا، خود میں نے بیٹھ کے بحثیں بھی کی ہیں. اور آج انہوں نے ابھی 4-5 دن پہلے انہوں نے 3 نام لیے تھے بیوروکریٹ کے، جس میں جی این عباسی بھی تھے، کوئی مغل صاحب تھے، کوئی دوسرے. جی این عباسی اپنی نیشنلسٹ اپروچ کے لیے مشہور تھے. تو اس زمانے میں بیوروکریسی میں کچھ ایسے دانشور پیدا ہوئے تھے جنہوں نے سندھ کے سیاستدانوں کو اس طرح کی اپروچ پہ آمادہ کیا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پنجاب پہلے آتا ہے وہ پانی لے جاتا ہے، تب ادھر 9% ہے اور سندھ میں 35% ہے. ہاں لیکن لاسز جو ہوتی ہیں، پانی اڑ جاتا ہے، زمین پی جاتی ہے، یہ اتنا تو نہیں ہے کہ یہ 9% ہوتا ہے وہاں 35% ہوتا ہے. صحیح. تو کوئی وڈیرا شاہی وہاں زیادہ ہے. صحیح ہے. اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے آقا مسعود حسین صاحب. جی آقا مسعود صاحب سے بات کرتے ہیں. وہ تو کراچی کے مسائل کو بھی سمجھتے ہیں، سندھ کے مسائل کو بھی، اور پاکستانیت بھی ان میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم آقا صاحب. وعلیکم السلام سر، آپ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے سر آپ کی؟ اللہ کا شکر جناب، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں. یہ پانی کا مسئلہ جو دونوں صوبوں کے درمیان تھا، اب سندھ اور وفاق کے درمیان وہ کر رہے ہیں. کچھ لوگ اسے پی ٹی آئی ورسز پیپلز پارٹی کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپروچ ہی ایسی ہے پیپلز پارٹی کی کہ وہ ان مسائل کو نیشنلسٹ پوائنٹ آف ویو سے اٹھاتی ہے کہ ان کو نیشنلسٹ کو بھی ایڈریس کرنا پڑتا ہے. اب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ کراچی کے حصے کا پانی تو ہمارے پاس ہوتا نہیں ہے. تو کیا مسئلہ ہے؟ کیا دیکھیے مسئلہ نہیں، مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ مسئلہ بڑھاتے ہیں. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہ ریئیکشنری نیشنلسٹ ہیں، یہ وہ نیشنلسٹ نہیں ہے. ایک ریئیکشنری نیشنلسٹ بھی ہوتے ہیں، ہاں ایک ریولوشنری ہوتے ہیں، ریولوشنری اور ہوتے ہیں، یہ ریئیکشنری ہیں. یہ ریئیکشنری لوگ ہیں. اور یہ باقاعدہ آپ کو بتا دوں کہ ان کے بہت سے لوگ جو ہیں they don't believe in the unity of Pakistan. سمجھے؟ ان کی میں تو کھل کے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں نا ٹی وی پہ. پھر دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے 30% ایک غیر جانبدار ذمہ دار نے مجھے بتایا کہ 30% کی کمی ہوئی ہے. تو اس نے کہا کہ اب ارسا نے ہمیں پانی کھول دیا، اور یہ کہ پانی خاصی مقدار میں آیا، 40% زیادہ آیا ہے. پھر یہاں پہ چوری بھی ہوتی ہے. بڑے بڑے ذمہ دار جو ہیں وہ پانی چوری کرتے ہیں، اور چھوٹے کاشتکار ہیں وہ بیچارے محروم رہ جاتے ہیں. تو ایک انٹرنل کانفلکٹ بھی ہے پانی کے سلسلے میں. یہ نہیں، دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ ہر چیز کو الزام تراشی کرنا، پنجاب میں بھی ایسی ہی بیچارے غریب لوگ ہیں، ایسی مختلف لوگ ہیں جس طریقے سے پاکستان کے کسی دیگر صوبے میں بھی ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کو ایکسپلائٹ کرنا، یعنی اینٹی نیشنلسٹ مطلب یہ کہ ان کو قرار دینا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جائز نہیں ہے. آپ یقین کریں، اس طرح نے آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ سارے مطلب ٹی وی کو اٹھا کے چینل دیکھیں، انہوں نے پانی کھول دیا ہے. تو اب یہ جو کہنا تھا میرے لیے نکالیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، بھائی اصل ان کے پاس کوئی کام ہے نہیں. کراچی ان سے سمجھ نہیں رہا، گڈ گورننس ان کے پاس ہے نہیں، ہے نا. ہر شعبے میں یہ رشوت لیتے ہیں، بڑے کھلے عام رشوت لیتے ہیں، اور ان کو اس کی پرواہ بھی نہیں، کیونکہ لا اینڈ آرڈر تقریباً کولیپس کر گیا ہے. تو یہ اور جو پولیس ہے وہ بیچاری کیا کرے، وہ پولیٹسائز ہو گئی ہے. اگر یہ اس کو نہیں کریں گے تو بیچارے جو ہے وہ اپنی نوکری سے جائیں گے یا ان کو کھوٹے لائن لگا دیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو پانی کا ایشو ہے، جیسے آپ نے ابھی شروع میں فرمایا، اب یہ کالا باغ ڈیم کا مسئلہ تھا، یہ باقاعدہ ہندوستان نے چند لوگوں کو باقاعدہ تیار کیا، اور انہوں نے مطلب یہ کالا باغ ڈیم کے سلسلے میں
वो मतलब ये कि पूरी मुहिम शुरू की। ये सन 12-13 में बन गया होता और आज ना कोई महंगी बिजली का मसला होता, ना फलां मसला, कोई सब मसले खत्म हुए होते। भाई मीर साहब, मैं आपसे बता दूं कि आप यकीन करें मेरी बात को, मैं एक तो बहुत मामूली सा आदमी हूँ, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द पीपल आई नो जो ये इस किस्म की बातें करते हैं, दे आर नॉट सिंसियर विद पाकिस्तान। वो पाकिस्तान से कोई सिंसियर नहीं है। अगर सिंसियर होता तो मैं कहता हूँ चलिए, ये तो पानी का मसला तो अभी उठाया है ना इन्होंने, और ये कि ये बाकायदा दबाव डालना चाहते हैं। इनके कुछ इश्यूज हैं जो मैं सख्त आपके खिदमत में नहीं अर्ज करना चाहता, बड़े मेजर इश्यूज हैं इनके पीपल्स पार्टी की क़यादत के। तो वो मतलब उस तरीके से वो बार्गेन भी करना चाहते हैं, ब्लैकमेल भी करना चाहते हैं, और छोटे काश्तकार बेचारे अगर वो कहते हैं कि हमारा पानी चुराया है, उसकी कोई खबर भी नहीं लगाते। अगर कोई साफी लगाता है तो उसको बेचारे को उसको धमकियां मिलती हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पानी का जो इशू है ये बाकायदा बनाया जा रहा है। अब जब आपको ये इरसा कह रहा है कि मैंने छोड़ा, फिर सर ने कहा काफी फेंक दी, किताब फेंक दी, अरे यार डोंट एक्सप्लॉइट द सिचुएशन। मतलब ये ऑलरेडी देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान, यू मस्ट ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग प्रॉब्लम। आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो उससे किसको फायदा पहुंचेगा? जाहिर है कि एनिमीज ऑफ पाकिस्तान विल टेक फुल एडवांटेज ऑफ दैट। ये सारा मसला है। आप टीवी के सारे देख लीजिए, एक साल तो पानी खोला। आज मैंने किसी चैनल पे डिबेट सुनी है सिंध के वजीर आबपाशी और पंजाब के वजीर आबपाशी के दरमियान। वो आर्गूमेंट तो बड़े सिंपल से थे। वो कहते हैं आपने फलां नहर क्यों खोल दी? उन्होंने कहा जी तय है कि पानी के जो हमारा हिस्सा है उसमें जितना चाहे हम जब चाहे ले लें, और आप ये क्यों कहेंगे कि फलां नहर खोल के आपने फलां इलाके को क्यों बंजर होने से बचाया और उसको रोके और हमें पानी दे? अब आप अपने हिस्से का पानी लें। अगर आपके अपने हिस्से का नहीं मिलता तो आप बात करें। आप हमारी इन पॉलिसियों पे क्यों कहते हैं कि फलां हिस्से को? सर मैं आप बताऊं, मैं कहता हूं कि ये इरसा से जो गुफ्तगू करते हैं ना, देखिए ये जो गुफ्तगू करते हैं आप इरसा के, आपके सारे लोग जानते होंगे, आप उनके कलीदी अहदेदारों से भी आप वाकिफ होंगे। ये मैं जानता हूँ बहुत। हाँ, तो मैं ये कर रहा हूँ कि उनसे आप पूछें कि ये किस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। यार इन्हें कोई किसी किस्म का लिहाज नहीं। आप पाकिस्तान की हालत देखें। अच्छा अगर ये स्वाब, चलिए हम तो एग्रीकल्चर के साथ हैं कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, ठीक है, हमें कोई तफरीक नहीं है अर्बन और रूरल में। हम कहते हैं चलिए ठीक है, वो भी हमारे भाई हैं। एग्रीकल्चर अगर फरोग पाएगा तो हमारी फूड सिक्योरिटी मतलब ये कि हमें मिलेगी, हम तो इसके भी कायल हैं। हमारा तो सोचने का अंदाज ही बड़ा पॉजिटिव है। लेकिन साथ ये इस किस्म का नहीं है। दे आर एक्सप्लॉइटिंग द सिचुएशन। कुछ दिन के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि वो सिचुएशन क्या है जिसकी बुनियाद पर ये ब्लैकमेलिंग हो रही है। और ये ब्लैकमेलिंग करते हैं क्योंकि इनके पास वक्त है, इनके पास हर चीज है, इनके पास दौलत का बात लगा हुआ है जो कि नाजायज है। तो अब आप क्या कर सकते हैं जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है ही नहीं? तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि पानी का प्रॉब्लम को बाकायदा उसको इस तरीके से एक्सपेंड कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा नहीं है। अभी आप टेलीविजन पे आप उठा लीजिए, 12 बजे खबर आएगी, देखिए इरफान ने कितना पानी खोला। और फिर आप उसको क्यों नहीं रोकते जो चोरी होता? बड़े जिम्मेदार जो पानी चोरी करते हैं, गरीब काश्तकार जो है बेचारा महरूम रह जाता है। वो अगर बोलता है तो उसको डराते हैं, धमकाते हैं, पुलिस के जरिए उसको मुकदमे कायम कर देते हैं। दिस इज द सिचुएशन व्हिच आई सी माई सेल्फ एंड आई एम रियली विटनेस टू इट। आई नो व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल दे आर, दैट हाईली रिएक्शनरी नेशनलिस्ट। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक फरमाया आपने आगा साहब। आपने बहुत अच्छा, बहुत उम्दा, बहुत बैलेंस तजिया किया। बहुत शुक्रिया इसके लिए आपका। असल सूरत यार यही है जी जो आगा साहब ने बताई है, और ये खामखा इशू पैदा कर रहे हैं। और ये सियासत इस तरह नहीं कर रहे हैं। ये एक बार ने कही बिजली जाती है, हमें बिजली नहीं दी जा रही, वो आपका बिजली नहीं दे रहा, और लाहौर रोशन है, लाड़काना क्यों तारीकी में है। बिल्कुल आप के इलेक्ट्रिक को तो ठीक नहीं कर पाते और शोर मचा देते हैं। के इलेक्ट्रिक को पता नहीं ये ठीक नहीं कर पाते। बिजली के मसले में मैंने अलग से गुफ्तगू करनी है आपसे, पॉइंट ऑफ व्यू का। अगर क्या देख रहे हैं कि ये जमातों का मसला बना दिया गया है था पानी का मसला? जमातों का मसला बना दे तो कोई एतराज नहीं, लेकिन अगर जमातों के मसला बनाने के बजाय आप इसे प्रोकियल सूबाई और इलाकाई मसला बनाएंगे तो वो पाकिस्तान की सालमियत के लिए ठीक नहीं है। सही, वो अच्छी बात नहीं है कि हमारा पानी, मैंने बताया ना कालाबाग डैम के खिलाफ जितने आर्गूमेंट देते थे जी हमारी वो वाइल्ड लाइफ खराब हो जाएगी, हमारी हो जाएगी, वो जो समुद्री आबी हजात है वो खराब हो जाएगी, फलां बेमानी बातें थी। वो सारी बातें भाषा पर भी ठीक आती हैं, लेकिन भाषा पर एतराज नहीं किया उन्होंने, या किया जैसे कहते हैं पंजाबी में पोले मुंह से किया। कालाबाग में उस पर क्या फर्क? कालाबाग की टूटी पंजाब में, टूटी पंजाब में, वो टूटी का लफ्ज़ उसकी टूटी पंजाब में, और पंजाब पे हमें एतबार नहीं है। अब आपको अगर एक सूबे पे एतबार नहीं तो उस सूबे को फिर आप पे एतबार नहीं होगा। वो कहेंगे अपना हिस्सा लो। 93 में पंजाब वो शायद नवाज शरीफ था तो कुछ फालतू पानी दे दिया था कि सिंध को जरूरत है, फालतू पानी दे दिया।
उसके बाद 5-6 साल इस बात पे लड़ते रहे कि हम 93 के अकॉर्ड के मुताबिक, उन्होंने कहा अकॉर्ड तो 91 का है, ये तो इस पे लिखा हुआ था कि इस साल के लिए इमरजेंसी के तौर पर आपको ये दिया जा रहा है, इनको रियायत हो तो वो उसको असूल बना लेते, असूल बना लेते, बिल्कुल सही तो ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। सही है। हमें ब्रेक पर जाना जी, ब्रेक से जब लौट कर आते हैं गुफ्तगू आगे लेकर चलेंगे, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। मेरे साहब, पानी की अभी सूरत हाल पे बात की है जहां पर सिंध और पंजाब आमने सामने है। कराची की अगर सूरत हाल की बात करें, आप तो वहां रह के भी आए हैं, बिजली की लोड शेडिंग है, गैर लानिया वो भी जा रही है, हल क्यों नहीं हो रही? क्या मोनोपोली सिस्टम है इस वजह से, या कुछ और? 9-10 साल हो गए के इलेक्ट्रिक काम कर रही है, हमने प्राइवेटाइज किए जितने इदारे, इस शौक में कि ये अब वो लोग इन्वेस्ट करेंगे, एक सरकार पे बोझ नहीं पड़ेगा, जो वेस्टेज हो रही है वो नहीं होगी, और जो लोग इन्वेस्ट भी करेंगे तो सब हालात आके ठीक होंगे। ऐसा हुआ नहीं। टेलीफोन का महकमा उससे ख़राब हुआ, बेहतर नहीं हुआ। इसी तरह ये जो महकमा है जिसे हम के इलेक्ट्रिक अब कहते हैं, पहले KSC कहते थे, उस वक्त भी चलता था, कभी था इंडिपेंडेंट इदारा, लेकिन कभी वफाक के कंट्रोल में, कभी सिंध गवर्नमेंट के नुमाइंदे उसमें शामिल, कभी पता नहीं क्या क्या करते रहे। आखिर इसमें के इलेक्ट्रिक इंडिपेंडेंट बना के उन्होंने इसको बेच दिया। पहले शायद सऊदी ने लिया, सऊदी ने उसमें करके पता नहीं क्या करते रहे, चल नहीं पा रहा उनसे। पहले जो लोग थे वो तो खैर इन्वेस्ट ही नहीं करते थे, पैसा कमाते थे ले जाते थे, प्रोफेशनल थे ही नहीं, वो कारोबारी लोग थे। कारोबारी आदमी का मतलब है पैसे कमाओ। प्रोफेशनल होता है तो वो अपने इमेज के लिहाज से अदारे को बनाता भी है। सही, ये चल रहा था। अब अबराज ग्रुप है जो है, वो नकवी साहब क्या नाम है, जो जेल में है, अब उन्होंने तय किया कि हम खरीदते हैं शंघाई इलेक्ट्रिक ने, किसने पर चला कि इस पे तो वाजबात बहुत ज्यादा है। अब ये अजीब ब्लैक मेलिंग की सिचुएशन पैदा हो जाती है, ना जाए रफ्तार ना पाए मानने वाली बात है, ना इनसे जान छुड़ा सकते हैं, ना इन्होंने कोई इन्वेस्ट ही नहीं किया इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने पे। कुंडे बंद किए होंगे, लोग निकाल दिए होंगे, ये कह कर के हम इसको बेहतर करना। हमें ज्वाइन किया है नायब अमीर जमात इस्लामी कराची उसामा रजी साहब ने हमारे साथ जिनसे बात कर। अस्सलाम वालेकुम उसामा रजी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से? कैसे हैं जनाब? फिर आपको आना पड़ रहा है मैदान में कराची के इलेक्ट्रिक मामले में, क्या ये मसला कैसे हल होगा? नहीं सज्जाद भाई, ये तो बहुत ही अजियतनाक सूरत हाल है। और देखिए, बिजली जो है वो तो इस वक्त जिस तरह पानी और हवा जिंदगी की बुनियादी जरूरत है, उसी तरह से बिजली भी जिंदगी की बुनियादी जरूरत है। ठीक है। और तमाम बुनियादी जरूरतें पूरा करना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये तो देखिए एक इदारा है, और इदारा भी ये जो जिसके बारे में चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि इस इदारे के पीछे कौन लोग हैं, मुल्क दुश्मन लोग हैं, इसराइली हैं, इंडियन हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। और जो पता चलता है वो ये है कि आरिफ नकवी का नाम आता है, जो 2 जगहों पे तो मुजरिम करार दिए जा चुके हैं, और जो माशाल्लाह से हमारी वजीर आजम की इकोनॉमिक एडवाइजरी बॉडी के मेंबर रहे हैं जब तक कोई जो है वो गिरफ्तार नहीं हुए थे। तो और सिर्फ इन्हीं का क्या रोना, इससे पहले जितनी हुकूमतें थीं उनमें से कोई हुकूमत भी इस इदारे के बारे में एक लफ्ज अपनी जुबान से खोलने को तैयार नहीं है। और कोई उसके बारे में कोई, चाहे वो पीपुल्स पार्टी की बात करें आप मुस्लिम लीग नून की बात करें, और अब PTI है आप PTI की बात करें। लेकिन ये मसला कराची के लोगों के ऊपर एक अजाब बन चुका है। इंतहाई बदतरीन संगीन तरीन सूरत हाल है। अल्फाज खत्म हो गए हैं जब लोग तपती हुई टीन की छत के नीचे बगैर बिजली के जलते हुए सूरज के नीचे जो है बैठे होते हैं, और मरे पर 100 दुर्रे ये है कि पानी नहीं आ रहा है। मेरे पास सज्जाद भाई फोन आ रहे हैं, गुलशन इकबाल जैसे इलाके में 6-6 महीने से घरों में पानी नहीं आया। जो VIP ब्लॉक कहलाता है, जो कराची की बेहतरीन लोकेलिटी कहलाती है, 6-6 महीने हो गए हैं वहां पे। ब्लॉक 6 से मेरे पास मुसलसल फोन आ रहा है कि पानी नहीं है। आप सोचिए कि अगर ऐसी बदतरीन सूरत हाल हो, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, स्कूल बंद है, बच्चे घरों में हैं, लॉकडाउन की सूरत हाल है, आप बाहर नहीं जा सकते, इतवार और जुमे के दिन जो है वो मार्केटें बंद होती हैं, यानी आदमी करे तो क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा देखिए, बात यह है कि हमारे सूबे में एक गवर्नर साहब हैं मरकजी हुकूमत के, और ये मसला चूंकि मरकज से मुताल्लिक है, इसलिए जिम्मेदारी तो सूबाई हुकूमत की इस एतबार से बनती है कि जो इस सूबे का बड़ा है उसकी जिम्मेदारी है ना कि वो इस पे अपना पूरा किरदार अदा करे, चाहे वो मुताल्लिका शोबा किसी भी हुकूमत के पास हो, लेकिन बड़े की जिम्मेदारी है कि वो यहाँ पे बड़ा बन के सामने आए। ये तो बगले बजाते हैं, ये खुश होते हैं कि लोगों को ये अजियत हो रही है और उसका मलबा सारा PTI के ऊपर गिर रहा है,
اور اگر کوئی شعبہ صوبے کے پاس ہوتا ہے تو وہ خوش ہونے لگتے ہیں کہ لوگ اذیت سے دو چار ہیں اور اس کا ملبہ صوبائی حکومت پہ گر رہا ہے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے بنیادی طور سے. کہ الیکٹرک کی صورتحال یہ ہے کہ سجاد بھائی یہ ایک ہمہ جہتی ہمہ پہلو مسئلہ ہے پالیسی کے اعتبار سے. دیکھیے آج سے 2005 میں کہ الیکٹرک کو پرائیویٹائز کیا گیا تھا کیونکہ عالمی سرمایہ دارانہ نظام کا ایک ایجنڈا تھا. پرائیویٹائز کرنے کے بعد ہزاروں افراد کو یہ کہہ کر بے روزگار کر دیا گیا کہ یہ جو ہے ہم یہاں پہ پروفیشنل یہ کریں گے اور یہ اتنے خراب ہیں اتنے برے ہیں تعداد جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ کہہ کر انہوں نے ان کو نکالا اور ان کی ذمہ داری تھی کہ اب یہ پورے کراچی کو بجلی ڈسٹریبیوٹ کریں گے. بجلی کی پیداوار اس وقت بھی کم نہیں تھی لیکن اس وقت گورنمنٹ نے یہ آرگومنٹ دیا کہ ہمیں 1.4 ارب روپے سبسڈی دینی پڑ رہی ہے KESC نامی ادارے کو جو کہ گورنمنٹ کا ادارہ تھا. آپ کو یہ جان کر آپ کے ہو سکتا ہے کہ ہوش اڑ جائیں کہ اس وقت 95 ارب روپے گورنمنٹ ایک ایسے پرائیویٹ ادارے کو سبسڈی دے رہی ہے کہ جو بجلی بھی نہیں دے رہی ہے اور جس کے مالکان کا پتہ نہیں ہے. اور یہ 95 ارب روپے گورنمنٹ سبسڈی کے مد میں دے رہی ہے. یعنی جسے آپ کہتے ہیں نا منڈی کے اندر کسان محنت کر کے پھل لاتا ہے, آڑتی جو ہے وہ پیٹیاں ایک طرف سے لیتا ہے دوسری طرف بیچ دیتا ہے اور کمیشن جیب میں رکھ کے چلا جاتا ہے. یہ ایک آڑتی کمپنی بن گئی ہے جس کے بارے میں نہ پیپلز پارٹی کچھ بولتی ہے, نہ کوئی مسلم لیگ کچھ بولتی ہے, نہ PTI کچھ بولتی ہے, نہ MKM کچھ بولتی ہے. ان کے لوگوں کو 20-20 لاکھ 25-25 لاکھ 50-50 لاکھ روپے کے اوپر جو ہے بطور رشوت جو ہے وہ ملازم رکھ دیا جاتا ہے اور یہ مال سب مل کے کما رہے ہیں. اور صورتحال اس وقت یہ ہے کہ آج 95 ارب روپے کی سبسڈی کس کی جیب میں جا رہی ہے یہ پتہ نہیں چل رہا. جسٹس وجی نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ یہ پارٹیز کو, بڑی پارٹیز کو, حکمراں پارٹیوں کو دبئی سے کے الیکٹرک کے ذریعے فنڈنگ ہوتی ہے. اچھا اب آپ آئیے کہ ان کی ذمہ داری تھی کہ یہ اپنی پروڈکشن کو کیپیسٹی کو بڑھا کے اس میں سیلف سفیشینٹ ہوں گے. آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ انہوں نے 16 سال کے عرصے میں صرف 11% اپنی جو ہے وہ پروڈکشن کیپیسٹی بڑھائی ہے اور ان کو ساری بجلی نیشنل گریڈ سے دی جا رہی ہے اور نیشنل گریڈ سے دینے کے بعد 95 ارب روپے ان کو سبسڈی بھی دی جا رہی ہے. تو یار یہ تو مطلب یہ کہ دونوں ہاتھوں سے نہیں, پتہ نہیں ہاتھ سے, پاؤں سے, منہ سے, ہر چیز سے نوچا جا رہا ہے پوری طرح سے. اور بلوں کی صورتحال یہ ہے کہ ایسے ایسے بل لگا, ایسے ایسے ٹیکسز لگا کے لوگوں کو نچوڑا جا رہا ہے. یہ نچوڑنے کا ایک نظام بن گیا ہے. اور جب شہری چیختے ہیں, جب شور مچاتے ہیں, قیدی زنجیر بدل دی جاتی ہے. اس شہر کراچی میں گورنر نے اور اسد عمر جو وفاقی وزیر ہیں, جو یہاں کے نمائندے بھی ہیں, انہوں نے یہاں پہ ایک نام نہاد PTI کے نام سے کے الیکٹرک کے دفتر کے سامنے دھرنا دیا اور اس کے بعد ان دونوں ذمہ دار افراد نے, جن میں سے ایک وفاقی وزیر ہیں اور ایک گورنر صوبے کے ہیں, وفاق کے نمائندے ہیں, انہوں نے اعلان کیا کہ کل سے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. اور ان کے اس اعلان کے بعد 1 سال گزر گیا ہے, لوڈ شیڈنگ کی صورتحال اور بدتر ہو چکی ہے, جبکہ کراچی کی گرمی بڑی اذیتناک ہوتی ہے کیونکہ اس میں ہیومیڈیٹی ہوتی ہے. ٹھیک بات ہے. تو یہ آپ دیکھیں ہم نے اس مسئلے کو ہم مجبور ہو گئے. ہم تو دوسرے ایشوز کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں, جو قومی سیاست کے دیگر معاملات ہیں ہم اس پر بات کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ ایک لگتا ہے کہ ایک کوئی سوشیو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے جس کے تحت اس شہر کے ساحلی پولیٹیسائز سٹی کو جو ہے وہ ان مسائل کے اندر الجھایا جا رہا ہے کہ یہ قومی سیاست میں اپنا مثبت کردار ادا نہ کر سکے. اور اس کی وجہ سے یہ ایک انجینئرڈ کوئی چیز ہو رہی ہے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کے الیکٹرک ایک ڈسٹریبیوشن ادارہ ہے, نہ یہ پیداواری ادارہ ہے, نہ یہ ان کے پاس جو ہے وہ اس کو مینج کرنے کے, الیکٹریسٹی کو مینج کرنے کے کوئی پروفیشنل ان کے پاس کوئی صلاحیت اور بیک گراؤنڈ کا موجود ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ بندر کے ہاتھ میں اسطورہ پکڑا دیں اور اس سے بے نیاز ہو جائیں کہ بندر اب اس اسطورے سے کیا حشر کرتا ہے اپنے سامنے والے کا, اس سے دوسرے لوگ بے نیاز ہیں. بالکل وہی کام اس وقت کراچی. ٹھیک بات ہے. آپ نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ اور بڑے آرٹیکولیٹڈ انداز میں سارے مسئلے کو بیان کیا. بہت شکریہ آپ کا اسامہ رضی صاحب, بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے مسئلہ بالکل واضح ہو کر سامنے آ گیا.
कुछ छुपी बात नजर नहीं आती। बिल्कुल ऐसी बात है। खा रहे हैं, सब लूट रहे हैं, और वो एक इदारा 95 अरब उसको सब्सिडी दे रहे हैं, ऐसे इलाके जहां पर शीशे में और उन्होंने प्रोडक्शन नहीं बढ़ाई। बिल्कुल वही जो पावर स्टेशन कुछ स्टील मिल में लगे हुए हैं, कुछ ये हैं, वो चला रहे होंगे, बाकी वापडा से ले रहे हैं, नेशनल ग्रिड से ले रहे हैं। तो ये एक ऐसा जुल्म है जो हम प्राइवेटाइजेशन के नाम पर इस मुल्क से रवा रखे हुए हैं। अब जब पूछेंगे तो वो कह देंगे पुरानी हुकूमतों ने माहदे कर लिए। भाई आप कुछ नया करके दिखाओ, गाहक ढूंढो सही जो इनको खरीद सके। अच्छा, मुझे अगली ये तो फिर मोनोपोली सिस्टम की तरफ आ जाता है ना, ये नहीं कि मोनोपोली है, एक ही बंदे की इजारादारी है। अगली स्टोरी की तरफ जाना जहां पर अपोजिशन को खासतौर पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ आते हैं आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से कि वो ताख़ीर का शिकार कर रहे हैं। तहफ़्फ़ुज़ात क्या है, NOAC ने अपने जो कोरोना की सूरत हाल के लिए बनाई गई है, और असद उमर इसके जो सरबराह हैं, तंजीम ने खत लिख दिया वहाँ के इलेक्शन कमीशन को कि आप 2 माह के लिए इलेक्शन पोस्टपोन कर दें। अब भाई बात सुने, पहले तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली आप कर नहीं सकते, इंडिपेंडेंट अदारा है आज़ाद कश्मीर का, चीफ इलेक्शन कमीशन आपके मतहत नहीं है, लेकिन आपने तो उसको एक तफैली रियासत बना रखा है ना जी, और जो चाहते हैं आप वहाँ करना चाहते हैं। अजीब बात है कि जो हुक्मरान आता है वही चाहता है कि वहाँ उनकी हुकूमत बन जाए, अक्सर औक़ात बन भी जाती है। ये हमारा कश्मीर के मुकदमे को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। गिलगित बल्तिस्तान को तो आपने सूबा बनाने की बात सोच रहे हैं, कश्मीर को नहीं सोच सकते आप। क्यों? कश्मीर के लोग कहते हैं जी हम तो सूबा कब बनेंगे, हम तो कश्मीर के साथ हैं, आप कश्मीर की डिवीजन को कबूल कर रहे हैं। तो वहाँ तो बहुत सेंसिटिव मामला है, हमारा इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पा रहे जो करनी चाहिए उस इलाके में, उसकी वेलफेयर के लिए। अब हम इलेक्शन पोस्टपोन करना चाहते हैं। हमें ज्वाइन किया है कर्नल सैफ कुरैशी साहब ने जी, इसी पर गुफ्तगू जी। कर्नल सैफ कुरैशी साहब बहुत इस मामले में यकीनन जानते होंगे, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है और ये उसके बहुत एक्टिव बिल्कुल नुमाइंदे हैं। ये इसका स्टेक तो है इनकी हुकूमत है इस वक्त, और उनकी अभी एक MNA को हार पहना के नजरे झुका कर बकौल शाद का खान आबासी पेश कर दिया गया कि इन्होंने नून लीग छोड़ दी, अब ये PTI में आ गए। ये काम करना है 2 महीने में। जी अस्सलाम वालेकुम कर साहब। राबिता मुनक़ता हो गया, दोबारा राबिता बहाल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, बात चल रही थी जी। अच्छा, इसमें कुछ ये चीज़ें भी हैं, जैसे कि अपोजिशन ने कहा है कि वहाँ पर अभी जो हुकूमत है यानी कि PTI है, वहाँ पर ग्राउंड बना रही है कि इनका वोट बैंक भी नहीं है, ये उसके लिए ये टाइम थोड़ा सा मांग रहे हैं ताकि अपनी कोई ग्राउंड बना लें। PTI कुछ भी नहीं है, ग्राउंड 2 महीने इसके लिए मांग रहे हैं ना, कि कोई कुछ कर लें, कुछ इंजीनियरिंग कर लें, अच्छा हाँ जी, कुछ डॉक्टरी कर लें, सर्जरी कर लें। तो ये सारे काम करके आप किसको बेनिफिट पहुंचा रहे हैं? इंटरनेशनली आप क्या हमारा मुकदमा कश्मीर के बारे में खराब करना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं दुनिया कहे कि वहां तो अपने इलाके में भी वो ठीक तरह से फिर इलेक्शन नहीं करा सकते? यही तो इंडिया पे इल्जाम था जी। सही, वो श्रीनगर को बिल्कुल दूर से कर्नल साहब ने ज्वाइन कर लिया। कर्नल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। कर्नल साहब, ये कश्मीर पे क्या करना चाहती है हुकूमत और क्या? जी सर, मैं अर्ज करना चाहूंगा कि कुछ तो ज़िमनी इलेक्शन इतने सारे हर सूबे में हार गए कि खान साहब का कुछ मेरे ख्याल ज्यादा ही घबरा गए। और दूसरा ये कि खान साहब ने दिया क्या है कश्मीरियों को, कश्मीर का सौदा दिया है और सौदा करके सो गए हैं। बाकी इधर उधर से स्टेटमेंटें देते रहे हैं, वो बेचारे मार खाते रहे हैं उधर। तो खान साहब ने कश्मीर में इलेक्शन 2 महीने के लिए या 6 महीने के लिए, 6 साल के लिए भी मुलतवी करेंगे तो रिजल्ट तो जीरो ही आना है इनको। तो बेहतर है हौसला करके इलेक्शन हो जाने पे। दूसरा ये कि वो एक कोई लोहारी पार्टी राजा बाजार या लिहारी नहीं है कि जिधर इतना रश होना है और इतनी लाइनें लगनी है कि कोरोना फैल जाए। ये NCOC तो वैसे ही मेरा ख्याल है खान साहब को खुश करने के लिए स्टेटमेंट डाल दी है। ना तो इनकी जुरिडिक्शन बनती है उधर, और इनको सोचना चाहिए कि किस जगह पे क्या बात करने वाले हैं, और ना उस जगह पे कोरोना फैलने का चांस है। खुले खुले इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, लोग कोई किसी पहाड़ पे बैठे हैं, कोई कहाँ बैठे हुए हैं, और रश इतना किसी भी पोलिंग स्टेशन पे नहीं होना। तो मेरा ये ख्याल है कि इसका कतई तौर पे कोई जवाब नहीं। इसी वजह से सब सियासी पार्टियों ने उसके ऊपर इनकार कर दिया। तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी ये किसी भी सूरत उधर पोस्टपोन कर सके। अच्छा, ये पोस्टपोन नहीं कर सकेंगे? वैसे सूरत हाल क्या है कि इन्होंने मनूवरिंग तो की होगी वैसे बहुत। इनको जी वैसे इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे बेचारों। अच्छा, कैंडिडेट मिल भी नहीं रहे, और जो ये खड़े करेंगे उनका भी रिजल्ट जमानती जब्त होगी।
तो इस हमारा कश्मीर का मुकदमा तो कमजोर पड़ेगा अगर खुदा ना खास्ता हमने इलेक्शन पोस्टपोन किए और उस पर गड़बड़ करने की कोशिश की। बिल्कुल, उसका जो कश्मीर का स्टेटस है ये बहुत ही ज्यादती कर रहे हैं और फॉरेन ऑफिस को भी खामोश नहीं रहना चाहिए था। ये कश्मीर के अंदर इस किस्म की मुदाखलत और इस किस्म की राय और इस किस्म की चीजें बहुत ही नामुनासिब है। बहुत शुक्रिया। जाने उनका कश्मीर जाने, कश्मीर का काम जाने, उनका वज़ीर आज़म है, उनका इलेक्शन कमीशन है, ये कौन होते हैं उधर एडवाइस करने वाले। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब आपका। बहुत मुख्तसर लफ्जों में आपने बहुत क्लियर बातें कर दी। बात तो बड़ी क्लियर की है उन्होंने। वो इलेक्शन पोस्टपोन करना चाह रहे हैं कि शायद कोई कैंडिडेट मिल जाए, शायद कोई हम किसी को तोड़ लें, शायद हम कुछ पोलिटिकल इंजीनियरिंग कर लें, हो नहीं पा रही। और NOAC से खत लिखवाना एक गैर आईनी सी बात है। असद उमर ने लिखवा लिया होगा, ये कुछ कह दिया होगा कि वहाँ उसको पोस्टपोन मौका, यानी कि अब तो टॉपिक भी खुला हुआ है। ये क्या वजह है कि तमाम सूरत हाल को देखते हुए कि आपने भी जैसे बात की कि जिसकी हुकूमत होती है वो यही कोशिश करता है कि वहाँ भी हमारी हुकूमत बने। गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल पे भी हम बात करते हैं जब उधर के इलेक्शन, तो कश्मीर में भी यही सूरत हाल है। गिलगित बल्तिस्तान को तो हमने चलो सूबा बनाने का सोच लिया है कि वो तुम्हारा इलाका था कि हमारा, हालांकि कुछ लोगों का ख्याल था कि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर जो है ये एक ही रहने चाहिए और हमें कश्मीर के ओवरऑल मसले के हल के लिए इनको अलग अलग नहीं करना चाहिए। ये भी कश्मीर का इशू है, लेकिन चूंकि वहाँ शाहराह रेशम भी गुजरती है, वहाँ बहुत से हमारे और प्रॉब्लम भी है, हम नहीं चाहते कि उसको भी डिस्प्यूटेड इलाका करार दें। हम चाहते हैं कि उसको हम कहेंगे ये 100% पाकिस्तानी इलाका, नथिंग टू डू विद द डिस्प्यूट का इलाका जो है ना वो सिर्फ कश्मीर का है, आज़ाद कश्मीर का है। और वो कश्मीर वैली और जम्मू और लद्दाख ये सारे इलाके जो है ना ये डिस्प्यूटेड है। बहरहाल हमारी थिंकिंग है, हमारी सिक्योरिटी के लोगों की थिंकिंग है, हमारे स्ट्रेटेजिस्ट की थिंकिंग है, वो ठीक सोच रहे होंगे और ठीक कर रहे होंगे। देखिए इसके नताइज क्या निकलते हैं, कैसे निकलते हमें ज्वाइन किया इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मुर्तजा शिबली साहब। शिबली साहब हमारे साथ हैं जी, माशाअल्लाह जी, वो तो उनसे ज्यादा कौन जानता है। शिबली साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। ये क्या इलेक्शन पोस्टपोन करने की बात हो रही है आजाद कश्मीर की? आप जानते हैं इस कश्मीर को भी, उस कश्मीर को भी, असल कश्मीर को आप जानते हैं, आपसे ज्यादा कौन जानता होगा। क्या ये कोई ठीक बात है? सर सबसे पहले तो मैं ऐड करूं कि मुझे लगता है कि ये जो लेटर गया था वो सिर्फ इंतजामी बुनियाद के पॉइंट्स पे गया था, टेक्निकल बुनियाद पे। कोई इलेक्शन मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक पोस्टपोन नहीं हो रहा, बल्कि मेरी जो इंफॉर्मेशन है लेटेस्ट बिल्कुल नहीं हो रहा पोस्टपोन इलेक्शन। और उसकी 2-3 वजूहात भी हैं क्यों नहीं हो रहा है। सबसे पहले वजह जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि 2 महीने का आजाद कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट नहीं है कोई कि आप 2 महीने के बाद इस अरसे के दौरान क्या करेंगे। आप तो एक्शन नहीं कर सकते वजीर आजम को, या असेंबली नहीं, निगरान हुकूमत का कोई कॉन्स्टिट्यूशनली कोई सेटअप नहीं है वहां पे, कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। एक तो ये है। दूसरा है कि अपोजिशन पार्टियां, मेजॉरिटी ऑफ द अपोजिशन पार्टियां और वजीर आजम राजा फरूख हैदर साहब ने भी इस मुखालफत की है। और जहां तक मुझे पता है कि विफाक की तरफ से भी कोई सच कोई कोशिश नहीं हो रही है। अच्छा। अब लोग जज्बाती होकर इसको एक टेक्निकल प्रोसेस को, जो मुझे वहां के ऑफिशियल्स ने बताया, जो मेरे बड़े दोस्त हैं, बड़े सीनियर ऑफिशियल्स हैं, तो ये सिचुएशन है। और तीसरा, इस वक्त आजाद कश्मीर में कोरोना की भी सूरत हाल कदरे बेहतर है, तो इस वजह से भी ये मुझे लगता है कि ऐसी कोई सिचुएशन जेर बहस या जेर गौर नहीं है। आपका मतलब इलेक्शन एज यूजुअल होगा, वक्त पे होगा, इसको ना बदला जा सकता है ना बदलना चाहिए? बदला जा सकता है कि बात मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि जो अभी तक सूरत हाल है, जो मुझे इंफॉर्मेशन है कि उसके मुताबिक इलेक्शन बाज़ाब्ता ठीक अपने वक्त पे मुनक्कद होने की तैयारी हो रही है। उसमें कोई डिले वगैरह की कोई संजीदा बात कहीं से भी नहीं हो रही। बहुत शुक्रिया आपका शिबली साहब, आपने बहुत, हमारे पास वक्त कम था लेकिन आपने मुख्तसर वक्त में बड़ी अच्छी हमारी रहनुमाई की। बहुत शुक्रिया आपका जी, अल्लाह आपको जज़ा दे। वक्त बड़ा शॉर्ट है, क्लोजिंग में मास आपसे लेना चाहूँगा। क्लोजिंग मास यही है जी कि कश्मीर से लेकर कराची तक पाकिस्तान जल रहा है। हमें इनके मसाइल को हल करना चाहिए और अकल के नाखून लेने चाहिए। पुराने लोगों की करप्शन अब उसके नारे लगाने से गुजारा नहीं होगा, लोगों का पेट नहीं भरेगा। बड़े मसाइल हैं, बड़े मसाइल हैं जिनको हल होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सजाद मीर साहब। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपने मेज़बान जवाद बाकिर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के पास।